तमाम दोस्तों को चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं गुलाम अब्बास और हाज़िर हूं अपनी फॉरेक्स के हवाले से वीडियो सीरीज़ में। आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि फॉरेक्स के अंदर जो ब्रोकर का किरदार है उस हवाले से, और ये जो ब्रोकर है वो एक्चुअली होता क्या है, ब्रोकर के अच्छा या बुरे होने की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनसे डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर ही डिस्कशन हो रही थी कि जी ये ब्रोकर अच्छा है, वो कोई कहता है कि ये अच्छा है, हालांकि किसी के पास उसको अच्छा या बुरा कहने का कोई दलील नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और इसके ऊपर फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू की ताकि आप सबको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन डिस्कशन से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें आइंदा जो है इस किस्म की वीडियोस बनाने में मज़ीद हेल्प मिलती रहे। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रोकर को जस्ट हम अगर मिडिल मैन कह लें तो भी ठीक है, चल सकता है। मीन के एक एंड पे जो यूज़र होता है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइंट है, और एक एंड लेवल पे जो है एक मार्केट है, जो फॉरेक्स की मार्केट। इन दोनों को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो ब्रोकर है। एक्चुअली ब्रोकर एक अथॉरिटी होती है जो कि आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी मुहैया करता है। वो भी किसी भी मुल्क से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए उसको उस मुल्क के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स और रेगुलेशन उस मुल्क की जो सिक्योरिटीज़ कमीशन होती हैं या जो सिस्टम को चलाने वाले इदारे होते हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए होते हैं उनको फॉलो करना होता है। और वहाँ से फिर वो लोग जो है आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी मुहैया करते हैं, जिसमें आप अकाउंट खोलते हो ऑनलाइन, उसके बाद अपना फ़ंड जो है वो जमा करवाते हो, उसके बाद आप ट्रेड करते हो। फिर जब आपको प्रॉफिट होता है या अल्लाह ना करे लॉस होता है, तो उस सूरत में जब आप विड्रा करते हो, तो इस पूरे सिस्टम को जो चीज़ मॉनिटर कर रही होती है या आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो जो सारे सिस्टम को चलाने वाला होता है वो एक ब्रोकर ही होता है। ब्रोकर जस्ट लाइक, आप अगर एग्जांपल मैं दूं तो बैंक का एग्जांपल इससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जैसे बैंक के अंदर आप अपनी पेमेंट रखते हो लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते, पेमेंट जब चाहो अपनी वापस निकाल लो, बैंक उसके बदले आपको कुछ प्रॉफिट भी देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट होते हैं उनके पास, तो ब्रोकर के पास भी सेम सिचुएशन ऐसे ही है कि उसके पास भी मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट होते हैं। पेमेंट आप उसके अंदर जमा करवाते हो, जब चाहो अपनी पेमेंट वापस निकलवा भी सकते हो। प्लस जो सहूलत होती है वो ये होती है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक ट्रेडिंग करेंसी एक्सचेंज की एक ट्रेडिंग ये होती है कि आप फ़िज़िकल एक्सचेंज करें, मीन कि आप किसी भी मनी ब्रोकर के पास जाएं, अपने पास जो आपके करेंसी है, मुल्की करेंसी, वो उसको फ़िज़िकल करेंसी पेश करें, वो आपको जो है उसके बदले पाउंड, डॉलर, जापानीज़ येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, XYZ कोई भी करेंसी जो है अपने रेट के ऊपर अपना कमीशन काट के दे दे, और जब आप वापस बेचने जाओ उस वक़्त करंट मार्केट रेट पे वो आपको सेल करके आपके अमाउंट रिटर्न कर दे। तो उसमें उस पूरे अमल के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन वो आपसे अपनी कमीशन ज़रूर काटेगा। तो इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसको ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। तो हम आज देखेंगे ब्रोकर के मेन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम एक ब्रोकर को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि वो ब्रोकर की पहली पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बेस्ट ब्रोकर क्या क्या हो सकती हैं। पहली पॉइंट है कि जी हाई अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन, कि उस ब्रोकर ने किस अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन ली है।
अब ज़ाहिर बात है जिस मुल्क में होगा उससे रजिस्ट्रेशन लेगा, लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम हो चुका है कि ब्रोकर के पास एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी होती हैं। तो अथॉरिटी के बाद ये रजिस्ट्रेशन होती क्या है उसका भी आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो रेगुलेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो सबसे पहले ये देखें, एसिक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड कमीशन, ये एक डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया का जो कि सिक्योरिटी फंड्स और कमीशंस जितनी भी इदारे हैं उन सब को मॉनिटर करता है। उनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं, जो कस्टमर है उनका उसके लिए जो है उसके हकूक़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि एक कस्टमर के क्या हकूक़ हैं, फिनंशियल इंस्टीट्यूट को क्या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो एसिक जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक डिपार्टमेंट मौजूद है। FCA फिनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये भी एक किस्म का बहुत बड़ा इदारा है जो कि FCA से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होगा उसको FCA रेगुलेशन देता है। NFA नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन, ये भी US का एक बड़ा इदारा है जो कि वहाँ पे जितने भी ब्रोकर या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको रेगुलेट करता है। CFTC कमोडिटी फीचर ट्रेडिंग कमीशन, तो ये भी एक ऐसा इदारा है। एक ये है जिसको अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम सिस्क भी पढ़ सकते हैं या इसको अगर डिटेल में देखें तो साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसको कहा जाता है। अच्छा, ये जितने भी हैं इनको अगर आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। इनके बड़ा सिंपल है, जो भी आपको इनके आपने देखा है जहाँ पे एसिक है, फिनेंशियल कंडक्ट है या जितनी भी, सिर्फ नेट पे लिखें, गूगल में लिखें तो इनकी पूरी वेबसाइट पे आप जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं। इनकी एक्टिविटीज़, इन्होंने कौन से नए जो है इदारे इनके अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं या जो जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो उसका एक रेगुलेशन का नंबर भी होता है, लाइसेंस नंबर भी होता है। तो वो लाइसेंस नंबर आप उस इदारे के अंदर आके चेक भी कर सकते हो कि आया वो वाकई उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। ये देखें FCA की वेबसाइट है, इस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। ये साइप्रस वालों की है और ये CFTC वालों की रजिस्टर्ड जो भी तरीके हैं, पूरा डिटेल है। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारे मौजू से बाहर निकल रहा है। तो मीन कहने का मकसद है कि फ़िनेंशियल जितने भी इदारे हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं। कौन सा इदारा इसको रेगुलेट कर रहा है और कितने लेवल है ये वहाँ से जाके देखा जा सकता है। उसके बाद ब्रोकर की जो है सेकंड फैसिलिटी वो ये होती है कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। तो ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी अकाउंट ओपनिंग कौन सा मुश्किल है। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल अकाउंट ओपनिंग करना वाकई बहुत आसान हो चुका है। मुझे याद है मैंने आज से 8-10 साल पहले की बात है, अकाउंट ओपनिंग करना इतना आसान नहीं था जितना आजकल है। बहुत मतलब बड़ा इनपुट डेटा देना पड़ता था। उसके बाद आजकल तो आप खाली ईमेल दो और एंटर करें और आपका अकाउंट हो जाता है नाम शाम दे के। बाद में फिर आप वेरिफिकेशन है और ये प्रोसीजर चलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि आप अकाउंट दें, कंट्रीज़ ये वगैरह पर बड़ा डिटेल होता था, उसके बाद जाके ये कंप्लीट होता था। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो कि अकाउंट के लिए आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ बहुत कम लेते हैं। तो अकाउंट को देखा जाता है कि अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसीजर है, और कुछ कंट्रीज़ के लिए उन्होंने अकाउंट बैन किए होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनसे ट्रेड आप नहीं कर सकते, तो उन जगहों से भी अकाउंट नहीं खोला जा सकता। उसके बाद आ जाता है थर्ड, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर अकाउंट खोलने वाले हजरात मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जी आखिर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, ये क्या मुसीबत है, ये क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। मैं ख़ुद भी यही समझता था शुरू में कि आखिर इसको इतना जो है लंबा चौड़ा मतलब बनाने की क्या ज़रूरत है। अब आजकल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है बहुत ही इजी हो गया ये काम भी। पहले थोड़ा सा टिपिकल था, अब बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपके CNIC कार्ड, जो कि आपको अपने मुल्क ने आपका जो है एक शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है, उसके साथ वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन कुछ ब्रोकर आज भी जो है आपसे सेकंड लेवल की वेरिफिकेशन मांगते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन जिसे कहा जाता है। हालांकि मेरी नज़र में उसकी ज़रूरत नहीं है। उससे
ब्रोकर को एक किस्म का लॉस ही हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट भी खोलना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी वेरिफिकेशन वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप कहते हैं कि जी उसके लिए जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट में कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं होता, सिर्फ नाम मेंशन होता है, तो वो भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास बिजली का बिल नहीं है, गैस का बिल नहीं है, यूटिलिटी बिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि घर पे अक्सर आपके बड़ों के नाम पे होते हैं, तो वो लोग अकाउंट नहीं खोल पाते इसके अंदर और काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा हल है, अभी कुछ ब्रोकर जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपको आपके मुल्क ने जो NIC दिया हुआ है, दैट इज़ द फाइनली फुल वेरिफिकेशन। जो पासपोर्ट आपको दिया है उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। तो ये इसके लिए जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चलते हैं, पासपोर्ट चलता है, NIC चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मीन के ये भी एक किस्म का जो है इशू बनता है अक्सर ब्रोकर में कि कुछ लोग बेचारे कर ही नहीं पाते, इस वजह से अकाउंट खोल ही नहीं पाते। फोर्थ जो है ये एक टेक्निकल टर्म है, स्प्रेड। ब्रोकर जो है वो बहुत सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसको मैं अगर कहूँ इनडायरेक्ट लफ्ज़ों में कमीशन, मीन के जब आप किसी बंदे को डॉलर सेल कर रहे हो, उसने सपोज़ करें कि आज डॉलर का इंटर बैंक रेट जो है वो 150 चल रहा होता है, तो वो आपको कहता है कि जी अगर आपने डॉलर लेना है तो हम 151 में दे देंगे या 52 में दे देंगे। तो ये जो ऊपर वाली रकम होती है ये क्या होती है, ये जब आप सेल करने जाते हो उनको डॉलर, तो वो कहते हैं कि हम 149 में ले लेंगे, 149 में ले लेंगे। तो ये जो मेन जो सेंट्रल बैंक रेट होता है उससे जो कम और ज़्यादा करके आपसे लिया या दिया जाता है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो वो ब्रोकर की ही अपने अर्निंग का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है, तो ऑनलाइन में आपकी जो बिड और आस्क की प्राइस होती है, मीन के आपका जो सेलिंग और परचेजिंग का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम एक टेक्निकल टर्म है पिप, उसके अंदर काउंट करते हैं। तो वो जो पिप होता है तो कुछ ब्रोकर कम रखते हैं, कुछ ब्रोकर ज़्यादा रखते हैं, कुछ का तो बहुत ही हाई है। तो एक अच्छे ब्रोकर की जो है ख़ासियत ये भी है कि उसका स्प्रेड लेवल जो है वो कम होता है, और वो पेयर टू पेयर भी चेंज होता है, टाइम टू टाइम भी चेंज होता है। ये भी एक ब्रोकर की तरफ से मतलब चीज़ें हैं, ये ब्रोकर के रेटिंग को बढ़ा भी सकती हैं, ख़राब भी कर सकती हैं। कि मीन के एक ब्रोकर का जो है फिक्स्ड स्प्रेड होता है कि उसका स्प्रेड चेंज नहीं होता, जो भी दिया हुआ है उसने XYZ, सपोज़ करें कि 0.02 का स्प्रेड दिया हुआ है या 0.2 का स्प्रेड दिया हुआ है या 1 पिप का स्प्रेड दिया हुआ है, तो वो हमेशा वही रहता है, मीन के उसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि आपसे जो है ना लेट नाइट में जो है आपका स्प्रेड बढ़ा देते हैं या फिर न्यूज़ टाइम पे स्प्रेड बढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं जिनमें वो वेरी कर जाता है, तो वो ब्रोकर की एक अच्छी पॉइंटों में काउंट नहीं होता है। उसके बाद एक अगला जो ब्रोकर का बहुत बड़ा जाल है, जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, दैट इज़ द लीवरेज एंड द बोनस। आपको पता है कि हर इदारा, हर बंदा, हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी यही चाहती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हों। तो क्लाइंट को अपने पास ले आने के लिए वो कोई ऐसे फार्मूले चलाते हैं, कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए जो है 2 चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर, एक लीवरेज और दूसरा बोनस। बोनस तो एक किस्म का धोखा ही है, मैं कभी उसके हक़ में नहीं जाता। आपको बड़ा मुश्किल से ये बोनस जो है कभी कोई बंदा बोनस को जो है अपने रियल अमाउंट में कन्वर्ट कर पाया हो। उसके अंदर बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं, बाज़ाहिर देख कर लिखा जाता है कि जी 100 पे 100 बोनस मिलता है आपको। कोई ब्रोकर है कि जी 50% बोनस ले लें, ट्रेडिंग बोनस ले लें, बहुत सारे किस्म के बोनस होते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम डिपॉजिट बोनस होता है। लेकिन उनके पीछे जो टर्म कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको आप पूरा करते करते कहीं ना कहीं आप उनकी वायलेशंस कर जाते हो। इवन IP एड्रेस पे अगर एक से ज़्यादा अकाउंट ऑपरेट हो रहे हों और आपने किसी एक अकाउंट पे बोनस लिया हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। और इसी बोनस के आसरे पे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है बेवकूफ़ होके इनके पास चले जाते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं
कि जी वहाँ पे तो बोनस मिल रहा है 100 पे 100, इस वजह से भी ये बोनस एक हिसाब से एक किस्म का धोखा ही है। और बोनस से भी बड़ा धोखा लीवरेज का होता है, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन एक्चुअली में ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। लीवरेज का अगर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि आपके अंदर जो ताकत है वो ये है कि आप 10 किलो का वज़न उठा सकते हो। तो आपको अगर कहा जाए, कोई बंदा आपके साथ मिल के आपको कहे कि यार आपके साथ मैं हाथ मिलाता हूँ, आप मिल के हम दोनों वज़न उठा लेते हैं, तो एक मन, या सपोज़ करें उसने बोला कि जी 30 kg 50 kg तक हम वज़न उठा लेते हैं, तो आपने उसके आसरे पे, मीन कि आप किसी दूसरे बंदे के आसरे पे आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया। वज़न तो उठा लिया, जब वज़न को उठा के ऊपर ले आए तो अगला बंदा, जब आपकी हिम्मत टूटने लगी, आप ज़ाहिर बात है वज़न ज़्यादा उठा चुके हो, आपकी जब हिम्मत टूटने लगी तो वो हाथ निकाल के छोड़ दे आपको, तो अब क्या होगा? तो ज़ाहिर बात है आपको नुकसान होगा, वज़न पूरा आपके ऊपर भी गिर सकता है, मीन के अकाउंट खाली हो सकता है। तो लीवरेज का जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये एक रियल लाइफ का एग्जांपल था। इसको टेक्निकली टर्म में यही कहा जा सकता है कि आपके अमाउंट जो है एक्चुअल ट्रेड उससे इतनी नहीं बनती, आपको बहुत बड़ी ट्रेड लगाने की सहूलत दी जाती है, और उस ट्रेड के बदले ज़ाहिर बात है जितनी बड़ी ट्रेड होगी उसका लॉस और प्रॉफिट रेशो भी उस हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो वही, लेकिन जब लॉस होता है तो आपके रियल अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं और ब्रोकर आपको उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं देगा। प्रॉफिट हो तो यकीनी वो आपका ही है, मीन के दोनों कंडीशन है। लीवरेज से आप नो डाउट प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और ज़्यादातर अक्सर व बेशतर आपका लॉस ही होता है, क्योंकि ये मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती। वो एक अलग मौजू है कि मार्केट की मूवमेंट किस हिसाब से होती है, उसके ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियो बनी पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी मैक्सिमम एंड मिनिमम डिपॉजिट्स। अच्छा, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, उनकी रेगुलेशंस इस किस्म की हैं कि वो उनकी एक शराइत होती है कि जी हम मिनिमम डिपॉजिट ये है, आप कहीं पे भी जाएं लिखा होता है कि जी $100 मिनिमम डिपॉजिट, $100, कहीं पे लिखा होता है $1000, किसी ने $10,000 भी मिनिमम डिपॉजिट रखा हुआ है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट होता है, ये भी ब्रोकर की कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। कुछ ब्रोकर $1 को भी डिपॉजिट के लिए एक्सेप्ट करते हैं, किसी का मिनिमम $10 भी होता है, क्योंकि अगर जितनी अमाउंट कम रखी जाएगी वो ब्रोकर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, लोग ज़्यादा उसमें आएंगे काम करने के लिए। डिपॉजिट मेथड 7 नंबर जो है हमारा आता है डिपॉजिट मेथड। आपको पता है कि हर बंदा आजकल इलेक्ट्रॉनिकल जो वॉलेट हैं वो यूज़ करके डिपॉजिट करना चाहता है, जिसमें सबसे जो टॉप पे आता है स्क्रिल आ जाता है, परफेक्ट मनी आ जाता है, वेब मनी आ जाता है, पायोनियर आ जाता है, या बहुत सारे और मेथड हैं। मैं XYZ नाम नहीं लेना चाह रहा, 20 मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कॉमनली वो स्क्रिल होता है। अब स्क्रिल कुछ ऐसे ब्रोकर भी थे शुरू में, आजकल तो तकरीबन सबके पास है, लेकिन किसी एक टाइम मुझे याद है पहले कि कुछ में स्क्रिल नहीं होता था, किसी में परफेक्ट मनी होता था, किसी में क्या होता था, और उनके ऊपर जो है डिपॉजिट के ऊपर फ़ीसें होती थी। अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। ब्रोकर ने देखा कि ये चीज़ें मेरे को फ़ायदे में नहीं हैं। मैं कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें। वो एक बड़ा टिपिकल और बड़ा मुश्किल मरहला है, उसके अंदर बड़े मसले पेश आते हैं, बाद में उनको आप रिज़ॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में रोते रहेंगे कि जी हमारी पेमेंट डूब गई, हमें पैसे ना मिले। तो जो डिपॉजिट मेथड जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे ब्रोकर के पास, ये भी ब्रोकर के लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद आते हैं जी विथड्रॉ टाइम एंड फीस। ये एक ब्रोकर के लिए समझ लें कि इम्तहान की घड़ी है। किसी भी ब्रोकर में आप काम करते हो, क्योंकि ये एक टर्म तो हमने सब ने सुना है कॉमन कि जी इस फील्ड में 90% लोग जो है लॉस करते हैं, या बल्कि 95% लॉस करते हैं। जब आप नुकसान कर रहे हो ब्रोकर बड़ा खुश होता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट में जाते हो तो ब्रोकर की जो सच्चाई है और ब्रोकर आपके साथ कितना सिंसियर है तब पता चलता है। मिसाल के तौर पे 1 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री पूरी के अंदर आपने मुख्तलिफ़ टाइमों पे अलग अलग डिपॉजिट किए हैं,
और आप ट्रेड किए जा रहे हो, कभी फ़ायदे में, कभी लॉस में, कभी इक्वल किया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में हो और आपने विथड्रा लगाई है, और विथड्रा में ब्रोकर जो है बाद में आपसे मसले कर रहा है, किसी किस्म के पूछ रहा है, ये नहीं तो वो नहीं। तो ये जो टाल मटोल है, ये असल इम्तिहान ब्रोकर का यहाँ पे आ जाता है। मेरे साथ खुद ऐसे ही वाक़े हुए हैं। मैंने जब पेमेंट डाली, डिपॉज़िट की, तो मुझे एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया। आंखें बंद करके बग़ैर किसी मसले के पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, और पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। बल्कि अक्सर ब्रोकर जो हैं वो तो बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के ही आप डिपॉज़िट कर सकते हो, लेकिन विथड्रा के लिए फिर आपको लाजमी तौर पे ये सारे मरहले तय करने होते हैं। बहरहाल ये ओवरऑल जो है तमाम ब्रोकर्स तो नहीं, लेकिन अक्सर जो है वो ये मसाइल पैदा करते रहते हैं, क्योंकि हमें जो पूरे पाकिस्तान से जितने भी दोस्त फॉरेक्स की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो ये मसला कभी न कभार हर एक के साथ रहा है। इवन मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल मुझे भी याद है कि मैंने बैंक से विथड्रा लिया था, तो मुझे उसके लिए जो है पूरे 3 महीने लग गए थे। ब्रोकर मुझे यही कहता रहा कि हमारी तरफ से पेमेंट क्लियर होके हमने भेज दी है, अकाउंट से पैसे कट चुके थे। मैं बैंक को फ़ोन करता हूँ तो मुझे बैंक कहता है कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। ब्रोकर्स को जब मैंने प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने मुझे एक PNR नंबर अनाउंस किया। वो नंबर जब मैं बैंक से पूछता था तो बैंक वाले कहते थे कि हमारे पास तो वो नंबर का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, ट्रेसेबल है ही नहीं। मतलब कहने का ये कि आखिर 3 महीने के बाद मसला वो सॉर्ट आउट हुआ, मतलब पेमेंट मिल गई मुझे। बाद में बैंक सिस्टम ही मैंने क्लोज़ करवाया, सारा कुछ ख़त्म किया, तब जाके मेरी जान छूटी। इस तरीके के वाक़यात बहुत सारे और दोस्तों से भी मिले हैं। एक ऐसा ही वाक़या किसी दोस्त ने मुझे बताया कि जब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो चुकी थी, अकाउंट वेरीफाइड था, सब कुछ था, उस दोस्त ने कोई $600 इन्वेस्ट किए थे और उसकी माशाल्लाह ट्रेड ऐसी अच्छी चली कि उस 600 में से उसने कोई $3600 बनाए थे। मतलब कुछ ऊपर ज़्यादा थे, उनको मैं नहीं राउंड फिगर करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब उसने विथड्रा लगाया तो विथड्रा के बाद उन्होंने उसको कहा कि आप अपना वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो दोबारा चेक करवाएं। जब उसने डॉक्यूमेंट दोबारा भेजे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि जी आपका जो है जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट आपने जब रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था और जो अभी आपने भेजा है वो आपस में मैच नहीं कर पा रहा है। बहरहाल बहुत टाइम तक उनका भी ये केस लटका रहा। आखिरकार उसको $600 जो उसने डिपॉजिट किए थे वो वापस मिले, बाकी वाला प्रॉफिट जो है वो ना मिला। कहने का मकसद ये है कि किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें, अच्छे ब्रोकर के साथ, तो बहरहाल ओवरऑल मसले बहुत नहीं होते या ना होने के बराबर हैं। अगर मैं कहूँ तो ये मसले ना होने के बराबर हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर आपको टाइम पे पैसे दे देते हैं। उसके बाद ब्रोकर का जो 9 नंबर जो सेटअप है वो है ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम। आप जब भी कोई ट्रेड लगाते हैं तो अक्सर वो बेहतर ये होता है कि वो ट्रेड आपकी फ़र्स्ट टाइम पर ही एग्जीक्यूट हो जाती है। मीन के जो ट्रेड आप अपने कंप्यूटर पे लगा रहे हो टर्मिनल के ऊपर, तो वही ट्रेड आपकी पीछे बैक से सर्वर पे भी लगनी चाहिए। तो वो ट्रेड एट द सेम टाइम चंद मिली सेकंड के गैप से वो लग सकती है ट्रेड, मतलब रूल तो ये है। लेकिन जो ब्रोकर जानबूझ के आपकी ट्रेड को ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ओके करने में, या बार बार रिकोड कर रहा है, रिकोड का मकसद होता है कि वो ट्रेड आपकी नहीं लग रही, वापस आपकी कमांड बैक करके आती है, आप दोबारा उसको ओके करते हो। इस तरीके से 2-3 दफ़ा जब ओके होती है तब वो ट्रेड खुल जाती है। इस तरीके के भी एरर्स आते हैं और कभी कभार आपको जो है मतलब ट्रेड क्लोज़ करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। आप बड़े अच्छे प्रॉफिट में हो और आप जब ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हो तो कई दफ़ा दोस्तों के साथ ये सीन हुआ है कि उनकी ट्रेडें क्लोज़ नहीं हुई
और बाद में जिस टाइम पे क्लोज़ हुई तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ज़ाया हो चुका था। तो ये चीज़ें भी इनके लिए बड़ी नेगेटिविटी में आती हैं, लेकिन ये इसको अक्सर वो बेशतर जो है ब्रोकर इस तरीके से अपनी जान छुड़ा जाता है कि जब आपने ट्रेड लगाई थी तो उस टाइम पे सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की ट्रेड्स एग्जीक्यूशन लाइन में थी, क्यू में थी, तो इस वजह से आपका लेट हुआ। बहरहाल कहने का मकसद है कि इस किस्म के एरर भी न होने चाहिए, जो ब्रोकर के लिए एक मतलब डार्क पहलू है। इसका एक आसान हल ये है कि उनको दुनिया के मुख्तलिफ़ रीजन्स में अलग अलग सर्वर रखने चाहिए, जैसा कि अक्सर ब्रोकर ने रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया या जो साउथ एशिया का रीजन है, इनको अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो इन्होंने इनके लिए सिंगापुर में अपने सर्वर रखे हुए हैं, किसी ने मलेशिया में रखे हुए हैं, किसी ने हांगकांग में रखे हुए हैं, अमेरिका में हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्वर हैं जो आपको लोकली उनसे वहाँ से कनेक्ट करते हैं। और जब आपके अकाउंट खुलते हैं तो वो कोशिश होती है कि आपको जो सर्वर एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है वो आपको करीबी सर्वर हो, ताकि ये चीज़ें ना हों। उसके बाद लास्ट और 10वां ऑप्शन जो है वो ये है कि सपोर्ट सर्विस। किसी भी ब्रोकर के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। अक्सर ब्रोकर जो है ख़ुसूसन जो साइप्रस से आजकल डील हो रही है, उन लोगों की सपोर्ट सर्विस बड़ी मजबूत है। उन्होंने हर मुल्क के लिए उनके अपने बंदे जो है सिलेक्ट किए हुए हैं, उनके कस्टमर सर्विस वहीं से ऑपरेट होती है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी बंदा है, वो इंग्लिश में इतनी अच्छी कन्वर्जन नहीं कर सकता, तो उसको उर्दू से जो है बात करने के लिए बंदा सामने मौजूद है, तो वो उर्दू में अपनी बात कर लेता है। एक मिसाल के तौर पे इंडियन बंदा है जो भी, वो अपनी तमिल लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, बंगाली है तो वो बंगाली लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड में उन्होंने जो है लैंग्वेज सपोर्ट्स भी इस हवाले से दी हुई हैं। और जो है सपोर्ट में जब भी आप जाते हैं तो आप अपना डिटेल देते हैं, उसके बाद जो चीज़ उनसे पूछते हैं तो तकरीबन आपको वो मुतमिन करते हैं और आपके मसाइल हल हो जाते हैं। मीन के ये जो 10 आइटम हैं, इनको अगर हम वन बाय वन देखें तो ओवरऑल कुछ ब्रोकर जो है किसी एक आध आइटम में वीक होते हैं तो बाकी में बड़े मजबूत होते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो लीवरेज बहुत कम देते हैं, बोनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्प्रेड बहुत कम है, उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी टाइट होती है, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट बरल मीडियम कह सकते हैं, और उनकी अथॉरिटी जो है जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन होती है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। उसके बाद वो मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉज़िट के मामले में भी बड़े सख्त होते हैं, उनकी मिनिमम डिपॉज़िट ही $100 से ऊपर होती है, और डिपॉज़िट मेथड जो है तकरीबन ऑल काइंड्स अवेलेबल होती हैं। विथड्रा के अंदर कोई फ़ीस नहीं होती, या बहुत मिनिमम फ़ीस जो है वो 0.1 टाइप की होती है, वो बहुत कम है। ट्रेड एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। सपोर्ट सर्विस जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होती है, या फिर ईमेल सर्विस जो है वो उसके थ्रू होती है। तो बहरहाल ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये है, मैं किसी भी ब्रोकर को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त जो है ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर जो है वो सबसे टॉप पे जा रहे हैं। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती की और लीवरेज के मामले में उन्होंने काफ़ी मतलब मामले को उठाया, और इस वक्त जो है उनको लीवरेज 1 और 50 का रेशो अलाउ किया। तो क्योंकि जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो तो इस टाइप की लीवरेज को बड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर जो है उन्होंने अपनी आधी कम्युनिटी जो है वो शिफ्ट कर दी सीशल में। सीशल एक कंट्री है, मतलब आयरलैंड है, आइसलैंड है एक जगह पे, मतलब जो है उसके अंदर ये सारा सिस्टम शिफ्ट हो गया है। अब सीशल के जो कवानीन है वो कुछ नरम है, वहाँ से कंपनी वही है, नाम वही है, सब कुछ वही है, अब वहीं से ऑपरेट होता है, और उनके कवानीन के अंदर लीवरेज भी सेम मिल रही है लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें वहीं से हल हो रही हैं। मीन के कुछ चीज़ें जो है वहाँ से आप सपोर्ट्स के हिसाब से भी सहूलतें ले सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं,
तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने नहीं कवर की, अगर आप मुझे कमेंट्स में उसके बारे में लिखेंगे तो मैं दोबारा उनके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के अंदर ही उनके ऊपर रिसर्च करके कुछ बता सकूँ। बाकी जो भी बंदा जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहा है वो वहीं पे मुतमिन है। मैंने एक चीज़ नोट की है, अक्सर बेशतर लोग जो है एक ब्रोकर को छोड़ के दूसरे में नहीं जाना चाहते। मैं एक सपोर्ट के लिए आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप एट ए टाइम पे मोर देन वन ब्रोकर के साथ काम करें ताकि आपको कंपैरिजन का मौका मिले। आप पूरी ज़िंदगी एक के साथ काम करते रहें, नो डाउट बड़ा अच्छा आपके साथ चल रहा है, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे कोई फ़ॉल्ट है। आप 2-3 ब्रोकर के साथ काम करें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फेक मूवमेंट हो रही है, आपको लगेगा कोई एक कैंडल किसी में बन रहा है, उसका हाई और लो फ़र्क कर रहा है, किसी दूसरे में वो नहीं बन रहा, कहीं पे आपका एसएल हिट हो रहा है, दूसरे में एसएल नहीं हिट हुआ, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो ऐसी चीज़ें आपको फिर ही महसूस होती हैं। लास्ट में जो आखिरी कंक्लूजन एक मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर की तरफ से एक बड़ा फ्रॉड जो है वो है आईबी इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। मीन कि आपको एक आईबी अकाउंट दिया जाता है जिसमें आप अपने लिंक के साथ लोगों को ज्वाइन करवाते हो। तो ब्रोकर उस लिंक के साथ जितने बंदे आपके ज्वाइन होते हैं उसके बदले में उनकी ट्रेड के ऊपर जो इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर जो बंदा होता है उसको कमीशन पे करता है। ये कमीशन ब्रोकर अपनी जेब से नहीं देता, वो यकीनन उस बंदे के ही अकाउंट से पैसे जाते हैं। जितनी ट्रेड के अंदर वो स्प्रेड की मद में काटे जाते हैं, किसी और मद में काटे जाते हैं, और एंड पे उसकी पेमेंट उस इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर वाले बंदे को जाती है जो कि उसको इंट्रोड्यूस करा चुका होता है। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी होती हैं जो कि आप आईबी लिंक वाले अकाउंट के अंदर नहीं हासिल कर सकते। मेरे बहुत सारे दोस्त जो सीनियर हजरात हैं जो आईबी के साथ काम कर रहे हैं उनको मेरी ये बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। इस तरीके से काम करने का क्लाइंट को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। क्लाइंट को ये बताया जाता है कि जी आपके साथ कोई मसला हुआ तो हम आपका हल करवा के दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्लाइंट को अपने मसाइल ख़ुद हल करने होते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी का जो है उसमें इंटरफेयर कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए मैं भी ये भी आगे आखिर में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आईबी वाला अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी अपने ही अकाउंट के अंदर एक और अकाउंट खोल लें, किसी आउटसाइड के बंदे के लिए ये कुर्बानी न दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ना सिर्फ